अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, वो एहतलाम के बारे में है। ये वीडियो ख़ास आज मर्दों के लिए। पहले भी मैंने इस पर 2-3 वीडियो बनाई हुई है जिसमें मुख्तलिफ़ अद्वियात बताई थी। आज मैं आपको एक ऐसा मेडिसिन बताने जा रहा हूँ, कम्बिनेशन है मेडिसिन का, और जिसमें बायोकेमिक भी है 6 पोटेंसी में और 30 पोटेंसी में कम्बिनेशन है, जिसके इस्तेमाल से पुराना जो एहतलाम का मसला है ये ठीक हो जाएगा। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये एहतलाम जो है ये क्यों होता है और इसकी क्या वजूहात हैं और इसकी क्या अलामात हैं, और जो असबाब हैं इसके वो तो बहुत सादा से और आम से हैं, और जिन लोगों को एहतलाम होता है उनको इस बारे में काफ़ी पता होता है कि उनको किन वजूहात के बिना पर हो रहा है। फिर भी ये बता देना ज़रूरी है। बहुत से ऐसे दोस्त भी वीडियो देख रहे हैं जिनको एहतलाम नहीं होता, मगर उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये किन वजूहात के बिना पर होता है। सबसे अहम और जो जानने वाली बात है वो ये कि आज़ाए तनासुल जो है वो ऐसे ज़कीउल हिस्स हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जिनमें तहरीक बिल्कुल पैदा नहीं होती, और इसमें से जो है सीमेंस का इखराज जो है वो होता रहता है। इसमें बाज़ औक़ात कब्ज़ का भी एक बड़ा अमल दखल है कि कब्ज़ की वजह से भी ऐसा हो सकता है, और पखाना खारिज करते हुए अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया जाए उस वक़्त भी जो है सीमन जो है उसका इखराज हो जाता है, चंद कतरे उसके निकल जाते हैं। और या फिर ऐसे लोग जो कि बद आदतों में गिरफ़्तार रहे हों बहुत अरसे तक, मुश्त ज़नी या जो है जल्क या कसरत जमा उन्होंने बहुत ज़्यादा किया हो, मजामत की बहुत ज़्यादा कसरत की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि, और उनके अंदर जो ख्वाहिश है ना ख़त्म होने वाली, और बार बार वो उसकी वजह से मजबूर होकर मजामत की तरफ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा मजामत करने के वजह से भी जो है आज़ाए तनासुल जो कमज़ोर हो जाते हैं, उस वजह से भी ऐसा हो सकता है। जल की वजह से या मुश्त ज़नी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और इसमें एक और बात ये है कि किसी वो बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म अद्वियात या अपनी खुराक में गर्म खुराक के इस्तेमाल से भी ऐसा हो सकता है। बहुत ज़्यादा अरसे तक बीमार रहने से, कोई आपने काफ़ी अरसे तक मेडिसिन ली हो, और जिस वजह से मेडिसिन के असरात की वजह से भी ऐसा मुमकिन है। और अपनी खुराक में अगर बहुत ज़्यादा आप गोश्त या पुलाव या बहुत ज़्यादा मिठाई या बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करते हैं या बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। बहुत ज़्यादा मीठा खाने वाले लोग या बहुत ज़्यादा मिठाई को पसंद करने वाले लोगों में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, और उनको अक्सर ये जो है रात के वक्त होता है, नींद के दौरान एहतलाम जो है वो ज़्यादातर तो रात के वक्त होता है। मगर फिर जब ये इसका इलाज ना किया जाए और बार बार इसका जो दौरानिया है वो कम होता जाए, मिसाल के तौर पर पहले महीने में 2-3 दफ़ा होता था, फिर वो महीने में 5-6 दफ़ा होने लग गया, फिर ज़्यादा दफ़ा होने लग गया, फिर हफ्ते में 2-3 दफ़ा होना शुरू हो गया, और या फिर 1-2 दिन छोड़ने के बाद फिर आपको एहतलाम हो जाता है अगर खुदा न खास्ता। तो ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि वो अपने फ़ौरन किसी अच्छे होम्यो डॉक्टर से रब्ता कर लें और उनकी एडवाइस के मुताबिक मेडिसिन यूज़ करें। आज जो मैं मेडिसिन बताने जा रहा हूँ ये भी होम्यो डॉक्टर्स के लिए एक तजर्बाती मेडिसिन है, जो मैं अपने मरीज़ों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवा चुका हूँ और इसके रिज़ल्ट ले चुका हूँ। तो मैंने ज़रूरी समझा कि अपने दोस्तों को जो न्यू प्रैक्टिशनर है या जो पढ़ रहे हैं अभी होम्योपैथिक को, उनके लिए ये मेडिसिन बता दी जाए ताकि वो इस पे मज़ीद गौर करें, और जो अपने मरीज़ उनके पास आते हैं इस किस्म के केसेस के, उनको ये बताएं। अब इसमें जो है ये तो मैंने आपको इसके असबाब बता दिए कि किन वजूहात पे होता है। अब इनके इसके इस बीमारी के जो असरात हैं या उसके अलामात आप कह सकते हैं कि जो देखने में आती है, वो ये है कि मरीज़ जो है उसमें एक तो कब्ज़ की बीमारी मुसलसल रहती है, उसको कब्ज़ ठीक नहीं होती, और उसकी वजह से भी ये जो है पखाना करने के दौरान जो है उसको ड्राफ्ट्स जो है सीमन के या मनी के आना शुरू हो जाते हैं, और फिर जब भी वो पखाना करने जाता है और ज़ोर लगाता है उसी दौरान उसको ये ड्राफ्ट्स
जो है वो आ जाते हैं। अब इसमें मरीज़ को जो अलामात सामने आती है सबसे पहले और बड़ी अलामत तो ये है कि उसको कमर में शदीद दर्द रहता है और मरीज़ को सुस्ती और काहली बहुत ज़्यादा होती है और कमज़ोरी आमा उसको देखने में आती है। दिमाग और पट्ठे और आम किस्म की जो कमज़ोरी है वो मरीज़ बहुत ज़्यादा महसूस करता है। दिमागी कमज़ोरी भी उसको बहुत ज़्यादा महसूस होती है, पट्ठों की कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। मरीज़ की जो भूख है वो ख़त्म हो जाती है या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और अगर वो हिम्मत करके खाना खा भी ले तो वो उसको सही तरह से हज़म नहीं हो सकता, क्योंकि कब्ज़ की वजह से उसको ऐसा होता है। कब्ज़ की जो मेन है बीमारी, उसके लिए खाना हज़म करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि वो कब्ज़ का शिकार है। और हाजमा मरीज़ का ज़ाहिर है जब खाना हज़म नहीं होगा तो फिर हाजमा भी उसका ख़राब हो जाता है और अक्सर उसको बदहज़मी रहती है और बदहज़मी का शिकार रहता है और शहवत जो है उसकी बिल्कुल नाक़स हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। जमा की ख्वाहिश उसकी तकरीबन ज़ायल हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। जब मर्ज़ ज़्यादा अरसे तक रहे या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर उसको जमा के दौरान जो लज़्ज़त महसूस होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। सूरत इंज़ाल की भी अक्सर उसको शिकायत पैदा हो जाती है कि जमा से पहले ही इंज़ाल हो जाता है और ख्वाहिश अगर थोड़ी बहुत उसके अंदर पैदा होती है और वो कोशिश करता है तो जमा से पहले ही इंज़ाल हो जाता है और सूरत इंज़ाल भी बहुत ज़्यादा उसको या प्रीमेच्योर एजुकेशन जिसको कहा जाता है वो भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है और मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान और मग़मूम रहता है और किसी मजमा में, जलसा में या फैमिली गेट टुगेदर में जाने से वो घबराता है और अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है और फिर इन्हीं वजह से उसको बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल भी आ घेरते हैं और वो ज़िंदगी के जो लुत्फ़ हैं या ज़िंदगी की जो एक उम्मीद है उस आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर से ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो ये इसके काफ़ी मैंने आपको अलामात या असबाब, अलामात भी बताई, असबाब भी बताए हैं और ये इसमें जो आम मरीज़ों को देखने में जो अलामात नज़र आती हैं वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। अब चलते हैं इसके परहेज़ की तरफ और मेडिसिन की तरफ। तो सबसे पहले तो परहेज़ ये है कि तमाम ऐसे ग़िज़ाएँ मरीज़ खाना बंद कर दें जिसकी वजह से कब्ज़ होती है या जो स्कील है, वज़नी है, देर से हज़म होती हैं और जो मरीज़ को खाने के बाद बदहज़मी की शिकायत पैदा करती हैं और ऐसे मरीज़ों को जिनको अक्सर जो है पेट के आर्ज़े रहते हैं या मैदे की तकालीफ रहते हैं, उनको कोई मैदे की मेडिसिन भी साथ में शुरू करवाई जाए। नक्स वोमिका अगर रात को चंद दिनों के लिए आप दे देंगे सिर्फ 5 कतरे 200 पोटेंसी में, तो ये भी मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और उसमें काफ़ी उसको जो है महसूस होगा कि उसके पेट के मामला काफ़ी ज़्यादा ठीक हो रहे हैं। इसी तरह जो है मैग्नीशिया फास्फोरिका, ये भी पेट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है और ऐसे लोगों के लिए 6x पोटेंसी में अगर दी जाए तो इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। अब चलते हैं एहतलाम की, जो टिपिकल मेडिसिन है जो कि आप मरीज़ों को इस्तेमाल करवाएंगे और जिसके बारे में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ उन मेडिसिन को मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैं पहले आपको मेडिसिन बता चुका हूँ। 30 पोटेंसी में चाइना, 30 पोटेंसी में एसिड फास, 30 पोटेंसी में है सिलीनियम, 30 पोटेंसी में। ये तीनों अद्वियात को आपस में मिला लेना है, चाइना, एसिड फास और सिलीनियम को 30 पोटेंसी में लेके। ये एहतलाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इन तीनों को आपस में मिला के 5 कतरे, 7 कतरे या 10 कतरे फ़ी खुराक देंगे और दिन में 3 दफ़ा देंगे। अगर आप मरीज़ को 5 कतरे एडवाइज़ करते हैं, इन तीनों को आपस में मिला के मरीज़ 5 कतरे लेगा और अगर अलग-अलग लेगा तो तीनों के 5-5 कतरे लेगा। बेहतर है कि इनको आपस में मिला लिया जाए, उससे ये होगा कि मेडिसिन आपकी कम इस्तेमाल होगी और आपको फ़ायदा पूरा हासिल होगा। यानी चाइना, एसिड फास और सेलेनियम को तीनों को मिला के 5 से 7 या 10 कतरे
दिन में 3 दफ़ा 2 घूंट ताज़ा पानी में मिला के लेंगे। और इसके साथ जो 6x पोटेंसी में मेडिसिन लेनी है वो कलकेरिया फास है, ये 6x पोटेंसी में, फेरम फास है 6x पोटेंसी में, और नेट्रम म्यूर है 6x पोटेंसी में। अब करना यूँ है कि इन तीनों की आप गोलियाँ ले लेंगे 6x पोटेंसी में, तीनों की डब्बियाँ मिल जाएंगी आपको अलग-अलग इस तरह से बनी हुई। ये आपने पैक्ड मेडिसिन ले लेनी है इस तरह से। ये जो है 20 ग्राम की शीशी है या डब्बी है, इसमें 20 ग्राम के करीब गोलियां होंगी, जिसमें से 3 आपने ये लेनी है, कलकेरिया फास है, फेरम फास है और नेट्रम म्यूर है। इस तरह की ये 3 आपके पास डब्बियाँ या शीशियाँ बन जाएंगी। फिर हर शीशी में से 2 गोलियां मरीज़ को देनी है, यानी एक खुराक में 2 गोलियां कलकेरिया फास और 2 गोलियां फेरम फास और 2 गोलियां नेट्रम म्यूर, यानी ये टोटल आपकी 6 गोलियां बनेंगी, जो तीनों डब्बियों में से 2-2 गोलियां लेके एक खुराक के तौर पर मरीज़ लेगा, सुबह को, इसी तरह दोपहर को और इसी तरह रात को। ये 3 खुराकें लेनी है दिन में, और चाइना एसिड फास और सेलेनियम की भी 3 खुराकें लेनी है दिन में। और जब एक मेडिसिन लेंगे फिर उसके 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद आप फिर दूसरी मेडिसिन लें, ये इकट्ठी नहीं लेनी। मिसाल के तौर पर चाइना एसिड फास और सेलेनियम को आपने मिलाकर उसकी 10 कतरे या 5 कतरे खुराक ले ली है, फिर आपने 15 मिनट बाद कलकेरिया फास की 2 गोलियां, फेरम फास की 2 गोलियां और नेट्रम म्यूर की 2 गोलियां, ये एक खुराक बनेगी, ये ले लेनी है। और ये मुंह में डाल के चूस लेनी है या पानी के साथ खा लें, जिस तरह आपको ईजी हो। तो ये 3 दफ़ा दोनों मेडिसिन लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो ये एहतलाम का मसला है, डाउनफॉल का मसला है, और रात को जो अक्सर एहतलाम हो जाता है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ख़ासकर गैर शादीशुदा नौजवानों में अगर मसला है तो उनका भी ठीक हो जाएगा। तो शादीशुदा हज़रात में अगर ये मसाइल हैं जो मैंने तफसीलात बता दी हैं, तो ये भी इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम एहतलाम के बारे में, होम्योपैथिक अद्वियात का अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।